जी भाई, ये कल वाला सवाल है, ये वाला पोर्शन किसी ने नोट करना है तो नोट कर ले। लेक्चर नंबर 105। ओके, तो अब चेक करते रहो ना, कोई मसला हो तो बता देना, ठीक है? कोई मसला तो नहीं हो? ओके, अच्छा जी, अब आप तशरीफ ले आए चैप्टर नंबर 15 में। ये टेक्स्ट टेबल में जाके खुद ही निकाल लीजिएगा, ये टेबलों में जाके निकलता है। ओके, और हैरत की बात है लोग नोट कर रहे हैं, हालांकि ये घर से करके आना था। चैप्टर नंबर 15। अच्छा, लॉसेस के चैप्टर में आए जरा। बिजनेस का लॉस, हाँ वो कैरी फॉरवर्ड होता है 6 साल तक अगले, उसके साथ लिख लीजिएगा। पेज 308। अगर अमीर बंदे का न्यूमेरिकल है, इफ टैक्सेबल इनकम फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू और मोर देन 10 million, then brought forward depreciation, amortization and initial allowance shall be set off against। ये लाइन असल में शायद हमारी रहती थी पढ़ने वाली। तो अमीरों का अगर न्यूमेरिकल है तो फिर मैंने आपको बताया था ये लोअर ऑफ करके माइनस होगा। बहरहाल ये रिवाइज भी होगा इंशाल्लाह सवालों में। चैप्टर 15 में आ जाए। जी रिवाइज करें पेज 345 से। आप जब अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा कराते हैं, खामोश रहना, आप जब अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाते हैं तो उसका स्टेटस क्या बन जाता है, ये हमने पढ़ा था परसों की क्लास में। आप जब अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा कराते हैं तो कंसिडर किया जाएगा कि कमिश्नर ने आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया है, और कंसिडर किया जाएगा कि कंसिडर किया जाएगा कि कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर मेड कर लिया है, और कंसिडर किया जाएगा कि उसने इशू भी कर दिया है। रिटर्न तब मुकम्मल होगी जब 114 के 2 की शराइत पूरी हों। कमिश्नर किसी भी बंदे को ऑडिट के लिए चुन सकता है। रिटर्न ऑटोमेटेड सिस्टम से गुजारी जाएगी और 4 किस्म की एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। एडजस्टमेंट करने से पहले आपको नोटिस आएगा, नोटिस का आप जवाब दे दें। अगर आप जवाब नहीं देते तो 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते तो जो एडजस्टमेंट सिस्टम ने प्रपोज की हैं एग्जैक्टली वही हो जाएंगी, यानी आपकी फिगर अब एडजस्ट होंगी। लेकिन अगर सिस्टम ही 6 महीने में एडजस्टमेंट करना भूल जाए तो फिर ऐसी सूरत में जो चीजें रिटर्न में आपने जमा कराई थी हालांकि वो एडजस्टेड नहीं है लेकिन उनको एडजस्टेड कहा जाएगा। अगर आपकी रिटर्न नामुकम्मल है, कमिश्नर आपको नोटिस भेजेगा और कहेगा ये चीज इसमें मिसिंग है। ये नोटिस क्यों आना है? ये नोटिस आपको, ये कौन बोल रहा है? ये नोटिस आपको इसलिए आना है कि रिटर्न तो जमा करा दी थी लेकिन ना मुकम्मल थी, तो आपको नोटिस आएगा जिसमें कहा जाएगा कि रिटर्न की डेफिशिएंसीज पूरी करो। कमिश्नर आपको यह नोटिस 180 दिनों में दे सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव फर्निश्ड द रिटर्न। और अगर आप नोटिस की बात ना माने तो रिटर्न इनवैलिड, मान ले तो वैलिड। अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर आपका इनकरेक्ट टैक्स है ऑन टैक्सेबल इनकम या शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो ऐसी सूरत में आपको नोटिस नहीं आएगा बल्कि आपके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन होगा। इस ब्रैकेट की सूरत में वो आके डायरेक्ट हमला करेंगे, आपके बैंक अकाउंट वगैरह वो सीज कर देते हैं। अगर गलत टैक्स है फिर तो आपके खिलाफ हमला होगा।
अगर आपका इनकरेक्ट टैक्स है तो आपके खिलाफ हमला हो जाएगा। किस सूरत में आपको नोटिस नहीं आएगा? अगर आपने टैक्सेबल इनकम पे गलत टैक्स निकाला हुआ या शॉर्ट पे किया हुआ टैक्स। इस तरह की बात एक सेल्स टैक्स में लिखी हुई थी, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। ये वही बात है कि अगर आपने लिखा है टैक्स 10 रुपए और दे के 8 रुपए आ रहे हैं तो फिर आपको नोटिस नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट आपसे आके टैक्स रिकवर करेंगे, वो दुकान शुकान बंद करके, बैंक अकाउंट सीज करके। अच्छा जी, इधर देखें, कोई बंदा रिटर्न जमा नहीं कराता था तो उसको हमने कहा रिटर्न जमा करवाओ, पिछले 5 साल की, पिछले 10 साल की रिटर्न जमा कराओ। ये नोटिस उसको इशू किया जा रहा है जो रिटर्न ही जमा नहीं करा रहा। वो वाला नोटिस उसको इशू किया गया था जो रिटर्न जमा करा रहा है लेकिन वो ना मुकम्मल है, और ये वाला नोटिस उसको इशू किया जा रहा है जो रिटर्न ही जमा। अगर एक बंदा रिटर्न ही जमा नहीं करा रहा तो उससे तो कहा जाएगा पिछले 5 या 10 साल की रिटर्न लेके आओ। अगर 5 साल में कभी आया है तो 5 साल की मांगी जाएगी, अगर 5 साल में कभी नहीं आया तो पिछले, ये नोटिस तो उसको दिया जाएगा। आज इंशाल्लाह मिलेंगे हम 1:50 पे शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि क्या क्या बातें कर ले, तो नहीं क्यों बातें करें, समझ नहीं आ रही है। अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि किन लोगों की बेस्ट जजमेंट होनी है। दिस इज ऑल रिवीजन, वी आर वेस्टिंग आवर फर्स्ट 15 मिनट्स। जिस बंदे को कहा जाए कि रिटर्न जमा करवाओ पिछले 5 या 10 साल की, उसको नोटिस भेजा जाए और वो नोटिस के बावजूद भी जमा ना करवाए। जिस बंदे को 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी जाए और वो फिर भी रिटर्न जमा ना करवाए। क्यों देखते हैं दरवाजा खोलने पे पीछे अपना। जिस बंदे ने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसको कमिश्नर ने कहा है रिटर्न जमा करवाओ, फिर भी जमा नहीं करवाई। नॉन रेजिडेंटशिप ओनर, एयरक्राफ्ट ओनर ने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई। एक बंदे ने रिटर्न जमा करवा दी है लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, और एक बंदे ने रिटर्न जमा करवा दी है, रिटर्न मुकम्मल भी है और उसका ऑडिट भी शुरू हो गया है, और ऑडिट शुरू हुआ तो वो रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहा है। इन 5 बंदों को कहा जाएगा कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग इज बेस्ट अकल मेक असेसमेंट, मेक करके रख लेगा, मेक करने के बाद इशू करेगा, और ये 6 साल के अंदर इशू हो सकती है। डन, ये इंशाल्लाह पढ़ लेंगे अभी या फिर कभी देख लेंगे। तो ये थी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जो लोग ये 5 जुर्म करें उन लोगों की जो असेसमेंट होती है उसका नाम होता है बेस्ट जजमेंट। अब हमने आज पढ़ना है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। तो इसके लिए मेरे भाई आप आ जाएं पेज नंबर 350 पे। कितने पे भाई? 22 पे कर दो। अच्छा, अगर आप कल वाले 5 जुर्म करें तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, अगर आप आज वाले 4-5 जुर्म करें तो आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होगी। अब हम आज देखने लगे हैं कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट किन लोगों की होनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको इनकम रिकॉर्ड करना भूल गए, एस्केप असेसमेंट यानी असेस करने से वो लोग रह गई, आपने रिटर्न जमा करवाई, उसमें कोई इनकम नहीं डाली, जब आपने डाली नहीं तो उन्होंने एज्यूम असेस नहीं की, टोटल इनकम आपने कम रिकॉर्ड की, आपने लोअर रेट लगा दिया या आपने ज्यादा बेनिफिट ले लिया। रिलीफ कई तरीके से होता है ना, रिलीफ टैक्स क्रेडिट भी होता है एक रिलीफ, एक आपकी इनकम माफ हो जाए, ये भी रिलीफ होता है। तो आपने रिलीफ गलत ले लिया या टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया, या कोई भी अमाउंट आपने किसी हेड में मिस क्लासिफाई कर दी। हेड में मिस क्लासिफाई करना भी गलत है,
अगर आपने अदर सोर्स को बिजनेस में डाल दिया तो आपने लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना है, हालांकि अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो लोग 2 नंबरियां मारते हैं, अदर सोर्स कमा रहे होते हैं, कहते हैं हमने बिजनेस कमाया, तो वो फिर मिस क्लासीफाई करके 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये भी ब्लंडर है। तो या आपने ऐसा काम किया है, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, आपने ऐसा काम किया है जो नुकसान दे रहा है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के फायदे को नुकसान दे रहा है, यानी गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि आप पैसे दें, तो जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को नुकसान दे रहा है, आपने ऐसा काम किया है। ये वो यही काम है, वो यही काम है, ये काम से सारे हुकूमत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपने ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा हो। ओके, डन। अच्छा, अभी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, दो 2024 की आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न जैसे ही आपने जमा कराई तो सेक्शन 120 लगा और ये रिटर्न क्या बन गई, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया। और 2026 में जाके या 2027 में जाके, 2026 में जाके या 2027 में जाके गवर्नमेंट ने आपका ऑडिट शुरू किया और आपने रिकॉर्ड दिखाया, अल्लाह का शुक्र है। ऑडिट में पता चला कि 2024 में आपने एक इनकम, कैपिटल गेन इनकम है, शेयर्स बेचे हैं, वो नहीं गवर्नमेंट को बताए। ऑडिट में पता चला कि आपने टोटल इनकम को गलत टोटल किया है। ऑडिट में पता चला कि आपने डिविडेंड पे 12% रेट लगाया है। ऑडिट में पता चला कि आपने इनकम को मिस क्लासिफाई किया है। ऑडिट में पता चला कि आपने ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान है। तो द कमिश्नर में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, यहां खड़े होके वो अमेंडमेंट करेगा। कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, बोलें कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। डायग्राम नहीं बनानी, आगे बड़ी इस तरह की डायग्राम में दिखाने लगा हूं। कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा यहां से 5 इयर्स के अंदर अंदर कर सकता है। यहां से गिनना शुरू करेंगे या यहां से गिनना शुरू करेंगे? यहां से गिनना शुरू करेंगे। इधर से गिनना शुरू करेंगे या आगे से गिनना शुरू करेंगे? आगे से गिनना शुरू करेंगे। तो बोलें कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, द कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, द कौमी में अमेंड, अमेंड बोलें, द कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। तो ये बात है, द कौमी में अमेंड और फर्दर अमेंड, द कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, द कौमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, वेयर थ्रू ऑडिट, जब ऑडिट करके और ऑन द बेसिस ऑफ अ पक्की खबर, या उसको कोई पक्की खबर मिली आपके बारे में, किसी ने शिकायत लगा दी, अखबार में किसी आपके बारे में कुछ आ गया कि आपने एक्सपोर्ट सेल भी की है और आपने बताई नहीं, किसी कोई भी पता चल गई, कमिश्नर मुतमईन है, ही इज डिससेटिस्फाइड दैट, सर इस बंदे को क्यों ला रहे हो भाई, सर इसकी इनकम स्केप हो गई है, इस बंदे को क्यों ला रहे हो, सर इसने लोअर टैक्स रेट लगाया है, कल भी तो हम मुजरिम लाते हैं, इस बंदे को क्यों ला रहे हो, सर इसने इनकम को गलत जगह पे डाल दिया है, इस बंदे को क्यों ला रहे हो, सर इसने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया, डाल दो सबको जेल में।
सर इनके साथ क्या करना है? इनके लिए एक कोड़ा नहीं है, एक कोड़ा तो बेस्ट जजमेंट वालों के लिए, इनके लिए दो कोड़े हैं। इसका नाम है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। द कॉमी में अमेंड, बोले बोले बोले, द कॉमी में अमेंड, द कॉमी में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, द कॉमी में अमेंड ये तब है ना, इफ एज्यूम्ड ऑर्डर इज प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। एज्यूम्ड ऑर्डर, देखें इसका नाम कभी वो रिटर्न रखेगा, कभी एज्यूम्ड ऑर्डर रखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताएं आजकल जो नया लॉ है उसमें रिटर्न का स्टेटस क्या है? मैं कह रहा हूं ये डायग्राम इस तरह की बनी हुई मैं दिखाने लगा हूं। आजकल जो रिटर्न है उसका स्टेटस क्या है नए लॉ में? रिटर्न जैसे ही आप जमा कराते हैं, अगर आपने परसों की क्लास ली थी, रिटर्न जैसे ही जमा करवाते हैं तो जमा करवाते ही क्या बन जाती हैं? एज्यूम। तो रिटर्न का स्टेटस एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर का है। The commie may amend, the commie may amend, the commie may amend an assessment order. The commie may amend an assessment order. commie may amend कब? अगर ये 3 जुर्म हो या चौथा जुर्म हो। बस मे अमेंड करना जरूरी है, या आफ्टर मेकिंग अमेंडमेंट ही शैल इशू। अमेंड करना जरूरी है या मेक करने के बाद इश्यू भी करेगा? ये लाइन तो कल भी पढ़ी थी ना। इसको काट दें, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा पढ़ें जी। आफ्टर मेकिंग एन अमेंडेड असेसमेंट द कॉमी शेल इशू एन। मेकिंग के बाद क्या होगा? लेकिन आफ्टर मेकिंग क्या होगा? बस ये हाईलाइट करें। आप सालन बना के रख देते हैं या प्रेजेंट भी करते हैं मेहमानों को? बना के रख देते हैं, हद होगी, बनाते ही नहीं है। आफ्टर मेकिंग एन अमेंडेड असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट बना के ही शैल इशू एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। उसमें क्या बताया होगा? पुराना टैक्सेबल इनकम या अमेंडेड टैक्सेबल इनकम? आप बातें क्यों? पुराना टैक्स या अमेंडेड टैक्स? और अगर टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया तो वो भी। और ये कल वाली बातें हैं, कल वाली। टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द अमेंडेड असेसमेंट। और आपके अगर अपील करने का शौक है हमारे खिलाफ तो ठीक है, आप आ जाओ। ओके ओके कोई नहीं, वो ना आज सुबह सुबह किसी ने कोई मॉड्यूल ए का ग्रुप बना के मुझे उसमें ज्वाइन किया, तो मैं ज़रा परेशान हो गया। हमारे टाइम में मॉड्यूल ए बी सी डी होता था, तो मैंने समझा शायद अब दोबारा सीए करना पड़ेगा। तो वो पता चला कि ये 20 साल पुराना ग्रुप है, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे उन्होंने बनाया। 22 बंदे इसमें ज्वाइन कर गए हैं। अब तो वो बड़े हो गए होंगे। बड़ा अजीब अजीब यार स्टोरी है। कल 2 मुझे मैसेज आए, मैं अभी भी देखता हूँ उन मैसेजेस को, आपको मैं बताता हूँ। आपके लिए होगा 2022 में मुझे मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि FAR 2 का पेपर जो है वो उठाना है, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन है। और अभी कल मैसेज आया कि CA क्वालिफाई हो गया है। ये बहुत स्पीड से जा रहे हैं बच्चे। अभी 1.5 साल आर्टिकल्स में पढ़े हैं, क्वालिफाई करके बैठे हैं। कहते अभी तो हमारे आर्टिकल्स ही नहीं मुकम्मल हुए और पूरा CA पास हो गया। तो आप लोग आ जाएं इधर, कॉमी में अमेंड। पढ़ें जी पेज 347 पे। तो बड़े बड़े माशाल्लाह आजकल, मैं तो हैरान हो गया। सेक्शन 122 वापस ले आए ना उसको, अब उससे वापस ले आए, वो तो नहीं ख्वाब में चला गया। बस यही फिक्र है बार बार माय डियर इसमें। द कॉमी में अमेंड, द कॉमी में अमेंड, द कॉमी में अमेंड,
द कॉमी में अमेंड फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर्स, बोले द कॉमी में अमेंड विच इज एज्यूम्ड एज इशूड। सेक्शन 120 वाला भी बदल सकता है, यानी अमेंड 120 वाला भी कर सकता है, या फिर बेस्ट जजमेंट वाला भी कर सकता है, बाय मेकिंग सच ऑल्टरेशन एडिशंस एज ही कंसीडर नेसेसरी। नाउ व्हाट इज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है, उसमें पहले थोड़ी केस की स्टोरी लिखी होती है। स्टोरी लिखने के बाद, बातें ना करें हाइब्रिड में प्लीज, स्टोरी लिखने के बाद लिखा होता है आपने रिटर्न में कहा था कि 60 लाख आपकी इनकम है, हम इससे डिसएग्री करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को आपने पेनल्टी दी थी 10 लाख की, वो भी ऐड होनी चाहिए थी। तो अब बता दें आपकी अमेंडेड टैक्सेबल इनकम कितनी है। फिर इस अमेंडेड टैक्सेबल इनकम पर अमेंडेड टैक्स निकलेगा। अमेंडेड टैक्स को कंपेयर किया जाएगा 60 लाख वाले टैक्स से, और बाकी टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर कोई मसला है तो टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपील आपको बता दिया जाएगा। तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जरा बना लें। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इस तरह का होता है। ये अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर है या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है? पहले तो स्टोरी लिखी होगी ना, थोड़ी सी केस की स्टोरी लिखी होगी, फिर स्टोरी के बाद नीचे इस तरह लिखा होगा कि ये हमने ऑडिट के बाद ये पता चला है कि आपने पेनल्टी टू गवर्नमेंट ऐड नहीं की हुई थी, तो अब ये ऐड कर दें। ये आपका हो गया अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। पेनल्टी टू गवर्नमेंट ही तो नॉट अलाउड है। मैं जा रहा हूं क्या? पेनल्टी टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड है ना? हाँ बोलें, एक मिनट। तो हाँ नहीं, रिटर्न में आपने क्या बताया था मेरी इनकम कितनी है? 60 लाख। ऑडिट करके पता चला कि पेनल्टी टू गवर्नमेंट आपने ऐड नहीं की हुई। आपको ऐड बैक करनी चाहिए थी ना, आपने ऐड बैक नहीं की हुई न्यूमेरिकल में, तो वो कहेगा ऐड बैक कर दो। ये कह रहा हूं मैं, आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया? आपने क्या दावा किया था मेरी इनकम कितनी है? 60 लाख। अच्छा, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर से पहले क्या हुआ होगा? ऑडिट। ऑडिट के बाद क्या हुआ होगा? शो कॉज नोटिस के बाद। इस दरमियान में आपने क्या किया होगा? टीपी ने रिप क्या किया होगा? रिप लाए। नोट कर ले। मैंने आपके सामने ये क्या बनाया हुआ है? ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। इससे पहले टीपी ने क्या किया होगा? टीपी फाइल्ड रिटर्न क्या बन गई होगी? सर ऊपर जगह नहीं है। सर ऊपर कहां जगह बनाए? आप टेप लगा के जगह बनाए ऊपर।
टीपी ने क्या फाइल की पहले? रिटर्न। वो रिटर्न क्या बन गई? फिर क्या शुरू हुआ? ऑडिट के बाद क्या आया? वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना? फिर आपने क्या किया? रिप्लाई। रिप्लाई के बाद क्या आ गया? ऑडिट का मतलब क्या बताया था? घूरना। शो कॉज नोटिस, उसके बाद रिप्लाई, और इसके बाद ओके। आप क्या जमा करवाएंगे? ओके भाई, आखिरी दफा देख लें, आपने क्या जमा करवाई? रिटर्न क्या बन गई? आप क्या क्या शुरू हुआ? ऑडिट के बाद आपने रिकॉर्ड दिखा दिए, तो इसलिए बेस्ट जजमेंट नहीं होगी आपकी। आपको शो कॉज नोटिस आया, वजह बताओ क्यों ने एक्शन लिया है, आपने वजह बताई। वजह बताने के बाद कमिश्नर ने कहा एक वजह तो मुझे तुम्हारी जेन्युइन नहीं लगी, इसलिए मैं मजबूर हो गया हूं अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड क्यों इसका नाम है? क्योंकि पहले एज्यूम्ड वाला इशू हो चुका है, इसलिए इसका नाम अमेंडेड असेसमेंट। तो इसमें स्टोरी लिखी होगी। आपने रिटर्न में कहा था मेरी इनकम 60 लाख है, ये इनकम है। आपने कहा होगा मेरी इनकम 60 लाख है, और नई इनकम कितनी आपकी निकली? 70 लाख। अगर आपको कोई मसला है तो इसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि भाई सवाल ये है सारे टेंटेवों कि मेरा टैक्स ईयर है 2013। 13 नहीं, मेरा टैक्स ईयर है 2013। मेरा टैक्स ईयर है 2013। अब मैंने इसकी रिटर्न जमा करवाई 30 सितंबर 13 को। बहुत ज्यादा ऐसे देखिए, वो बोले तो उसको। अच्छा, कुछ लोग प्लीज हाइब्रिड में इस तरह जरा करें, इसे दोनों पकड़ें, फिजिकल वाले भी प्लीज ऐसे। मेरा टैक्स ईयर कौन सा है? 2013। 2013 की रिटर्न कब जमा करवाई मैंने? 30 सितंबर 2013 को। ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2014। इस दिन मुझे क्या इशू हो गया? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय कमिश्नर। हालांकि एज्यूम्ड है, ये इशू हो गया कमिश्नर से। बोलें एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued. An assessment order can be amended. An assessment order
can be amended. An assessment order can be amended. An assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year. आपको क्या इशू है सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर से इधर फर्स्ट पे आ जाएं, फर्स्ट से सेकंड पे चले जाएं, जल्दी करें। अच्छा, an assessment order can be amended. An assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued. चलें जी, मेरा टैक्स ईयर है 2050-25। मैंने रिटर्न फाइल की 30/9/25 को, और ये रिटर्न क्या बन गई? स्लैश डाल के assumed assessment order। ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट by when amended assessment order can be passed। बताएं जी आंसर। An assessment order can be amended from the end of that financial year in which assumed order is issued. What is the year in which assumed order is issued? It is 30 June 26। You guys 26 got it? 30 June 26, 30th June 26. It is the end of the financial year in which assumed assessment order is. Now start counting from 30 June 26। 27, 28, 29, 30, 30 जून 31 तक an assessment order can be amended. An assessment order can be amended. An assessment order can be amended by 30 जून 2031। Well done. I really appreciate you people for participating so much. Now you can note down this question on the forehead of the person sitting on your right side. An assessment order can be amended. An assessment order. ओहो सॉरी, मैं याद कर रहा था, आप लोग देख रहे थे। ओके, एससी की तैसी चैप्टर 15 की। ओके, आप लोग साथ साथ रहें, इंशाल्लाह आपको आखिरी क्लास चैप्टर 15 की हो रही होगी, आपको फील होगा कि हमने पीएचडी कर लिया इसमें। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों पे हंसते हैं, इनको क्या पता रिसर्च क्या होती है और पीएचडीज क्या होती हैं, और आप लोग उन पे हंसते हैं कि इनको क्या पता सीए क्या होता है। बस सारे अपने अपनी दुनिया में मगन है। बस इस तरह ना किया करें, बस जो कर रहे हैं वो आपसे भी बस अच्छा होगा, कोई छोड़ने पड़े। बी हम्बल नहीं, बी सुपीरियर नहीं, बी हम्बल। ओके, एन असेसमेंट ऑर्डर लो कर लो नोट, तुसी कर लो, छेती करो, जल्दी करें ना। लास्ट क्या
पास्ट क्या? लास्ट वर्ड नहीं पता चल रहा। कैन बी पास्ट, पास नहीं होता पेपर वाला, वो वाला ईडी लगा के। लो जी, पेन कोई नजर लगी। An assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year in which an assessment order can be amended. An assessment order can be amended within 5 साल from the end of the financial year, within 5 साल from the end of the in which commissioner has issued or is assumed to have issued the, in which commissioner has issued or assumed to have issued the original assessment order. Point 3 छोड़ें, point 4। अच्छा जी, अब माय डियर चलें पॉइंट 3 कर लें। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न फाइल्ड बाय टैक्स पेयर? ये 2010 का साल है, आपने रिटर्न कब जमा कराई? 2011 के साल में। किस दिन माय डियर? 30/9/2010 को, यानी ये 30 जून 10 है, इसके 3 महीने के अंदर आपने रिटर्न जमा कराई, जिसमें आपने अपनी इनकम कितनी बताई? ये लिखा करें स्टेटस। इस रिटर्न का स्टेटस क्या बन गया? मैरिटल स्टेटस नहीं, इस रिटर्न का स्टेटस क्या बन गया? एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शन 120 का ए। अच्छा, कोई ऑडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपको खुद ही ख्याल आ गया, यहां पे इधर होता है, इधर होता है, इधर ही होता है ना, आपको खुद ही ख्याल आ गया, आप लेफ्ट साइड पे होता है, आपको खुद ही ख्याल आ गया, कुछ नहीं हुआ, आपको अंदर से ख्याल आया कि मैं अपनी रिटर्न क्या कर दूं? रिवाइज। अब इस रिवाइज रिटर्न का स्टेटस क्या होगा? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, क्योंकि बबलू भालू ओरिजिनल रिटर्न का स्टेटस था एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, तो भालू रिवाइज रिटर्न का स्टेटस क्या बन गया? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो ये एक और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर हमने पढ़ लिया। अच्छा, अंग्रेजी सारी वही है जो 120 के 1 में हमने पढ़ी थी। स्टेटस का लफ्ज लिख लें, स्टेटस का। Where a TP furnishes a revised return, ये कौन सी रिटर्न थी और ये कौन सी? रिवाइज्ड रिटर्न। हमारे सवाल में बताएं इन टैक्स ईयर 2011 है 12, मैं रिवाइज पूछ रहा हूं। वेयर अ टैक्स पेयर फर्निशेज आ रिवाइज रिटर्न इन टैक्स ईयर 2012, तो क्या एज्यूम किया जाएगा? ये अंग्रेजी वही है जो आप लोगों ने 120 में याद की थी। इट विल बी एज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स as mentioned in, and the revised return shall be considered as an amended assessment order issued by commissioner। मेड करना जरूरी है या मेड करके इशू भी करना जरूरी है? तो कितनी assumptions ली जाएंगी? माय डियर माय भालू माय बबलू, ये भी assumptions हैं। कंसिडर्ड का मतलब क्या है? आपको फिजिकली कोई अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। हाँ, ये वाला अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने गलती निकाली है आपकी। इसमें उन्होंने गलती नहीं निकाली, आपको खुद ही गलती का एहसास हो गया है। इधर से अच्छा जी, ओरिजिनल रिटर्न के बारे में क्या एज्यूम किया था? ये असेसमेंट ऑर्डर है,
रिवाइज रिटर्न के बारे में क्या एज्यूम किया है? अंग्रेजी सारी कौन सी 120 के एक जैसी है, लेकिन ये 122 का 3 है। अच्छा, पेपर में सवाल आ सकते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ओरिजिनल रिटर्न? एज्यूम्ड। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न? तो ये तो एक वैसी बात थी। अच्छा अच्छा, एक दफा एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया तो क्या दोबारा भी अमेंड हो सकता है? एक दफा एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया तो क्या दोबारा भी अमेंड हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कब तक? बोलो, हो सकता है तो कब तक? हो सकता है तो कब तक? पहला सवाल क्या था कल का? एज्यूम्ड इशू हो गया है तो अमेंडेड कब तक इशू हो सकता है? 5 ईयर। अब अगला सवाल क्या है कि एक दफा हो गया है तो दोबारा। इस सवाल को अपने जहन में रखें और जहन में रख के लॉसेस का चैप्टर निकाल लें। इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह आधे घंटे बाद आपको मिलेगा। लॉसेस का चैप्टर निकालें। पेज नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 11। मेरे भाई बहुत इजी था बिजनेस का सवाल जो टर्म टेस्ट में आया, कल आपसे सॉल्यूशन शेयर हुआ है, आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों के 80 to 90% मैच कर रहा था? हाथ खड़ा करें, वेल डन। 80 to 90%। सेल्स टैक्स का सवाल में था मसला, कितने लोगों का 50% मैच कर रहा था? 50 to 60%, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मसले हैं उसमें इंशाल्लाह मैं करूंगा डिस्कस, मुझे को टाइम निकाले नहीं, इस हफ्ते या अगले हफ्ते तसल्ली से उस सवाल को करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन जहां तक इनकम टैक्स के सवाल का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आ गया था ICAP से गलती से ऑटम 2024 में। ओके अच्छा भाई, ये क्वेश्चन 9 जैसा है क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए। फॉरेन इनकम्स जो होती है ना, फॉरेन इनकम्स ये मैक्सिमम 6 हो सकती हैं। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सैलरी, 4 ये, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस डाउन स्पेकुलेशन। अब अगर आप 2 मुल्कों में बिजनेस स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो ये एक ही हेड है। अगर आप एक मुल्क में शेयर बेच रहे हैं और दूसरे मुल्क में शेयर बेच रहे हैं, ये एक ही हेड है। अगर आपने एक घर चीचनिया में किराए पे दिया हुआ है, एक घर बुसनिया में किराए में दिया हुआ है, एक घर आपने जो है वो मीमिनिया में किराए में दिया हुआ है, एक घर तूतनिया में किराए में दिया हुआ है, सॉरी, जहां मर्जी आपने 4 घर किराए पे दिए हुए, तो ये इनकम एक ही है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम एक ही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो हेड्स हमारे 6 हैं, कोई 7वां हेड नहीं है। हां, अगर किसी एक हेड के अंदर 2-3 जगह हम इनकम कमा रहे हैं, यानी हमारा बिजनेस जो है वो यूके में भी है, यूएसए में भी है, और हमारा बिजनेस जो है वो कहीं अफ्रीका में भी है, तो उन बिजनेसेस को जमा करके देखेंगे कि फॉरेन इनकम आई या फॉरेन। जैसे कल हमने दुबई और तेहरान को किया था और करके देखा था कि बिजनेस में गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो इसको कहते हैं डेटे को सिंप्लीफाई करना। उसके बाद जब डेटा सिंप्लीफाई हो जाए फिर सवाल सॉल्व करने की तरफ आते हैं। सवाल सॉल्व करने में सांसा रूल है फॉरेन लॉसेस में, फॉरेन इनकम्स को छू और फॉरेन लॉसेस को छी, यानी इनकम्स को ऊपर फेंक दे न्यूमेरिकल में और लॉसेस को नीचे फेंक दे। लेकिन वो फॉरेन इनकम्स जिसके अगेंस्ट पुराने साल का लॉस हो रहा है उसको अंदर रख के पहले पुराने साल का क्या माइनस करें? लॉस माइनस करें। अच्छा जी, तो एक से ज्यादा मुल्कों में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कितने हेड्स की इनकम है? एक हेड्स की बिजनेस कर रहे हैं, मैंने लॉस बोला, आप बोल रहे हैं 6, एक है। एक से ज्यादा जगह पे अगर आपने घर किराए पे दिए हुए हैं, पेरिस में अलग है और जो है वो कनाडा में अलग है, एक से ज्यादा जगहों पे आपने अगर घर किराए पे दिए हुए हैं, तो आप कितनी हेड्स ऑफ इनकम की इनकम कमा रहे हैं? एक ही हेड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन सी? फॉरेन सोर्स। असलम इज अ रेजिडेंट टैक्सपेयर हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर एंड पेरिस, और इसी साल उसने जो है वो नई ब्रांच खोली है बर्लिन में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशंस फॉर टैक्स ईयर 2015 के बारे में उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है।
लाहौर में उसका प्रॉफिट आ रहा है, पेरिस में भी प्रॉफिट आ रहा है, और बर्लिन में उसका लॉस आ रहा है। भाई हमारी नजर में ये दोनों एक ही हेड हैं। इस असल में टोटल 6 हेड्स हैं, 12 हेड्स हैं बल्कि। पाकिस्तान में सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस, 6 हेड ये हैं। और फॉरेन में भी 6 हेड है। बाहर जाके सैलरी कमा लें, बाहर जाके शेयर बेच दें, बाहर जाके घर किराए पे दे दें, बाहर जाके वलीमा करा लें, बाहर जाके बिजनेस स्पेकुलेशन कर लें, ख्वाब ना सोचें, बाहर जाके बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कर लें। तो टोटल 12 हेड्स हैं। अब मुझे बताएं, लाहौर में भी बिजनेस है और पेरिस और बर्लिन में भी बिजनेस है। लाहौर का बिजनेस कहां जाएगा? यहां। और पेरिस और बर्लिन का बिजनेस कहां जाएगा? यहां। अब लाहौर का बिजनेस इधर चला जाएगा और पेरिस और बर्लिन को करके इधर ले आएंगे हम, यानी पेरिस और बर्लिन को इधर ले आएंगे, जिससे कल दुबई और तेहरान को इकट्ठा किया था। ओके। और अगर पाकिस्तान में भी एक दुकान पेशावर में हो, एक दुकान कराची में हो, तो हेड तो एक ही है ना, हेड तो एक ही है। पेशावर अलग हेड है, कराची अलग हेड है, या बिजनेस अलग हेड है? समझ आ गई बात? नहीं समझ आई तो फिर क्लास के बाद मिलिएगा जरा जनरेटर के पास। अच्छा जी, वैसे ही जनरेटर दिखाएंगे आपको कैसे चलता है। एडवांस टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे भी टैक्स पे किया, यहां पे भी टैक्स पे, जालिमो लॉस पे भी टैक्स लोगे, लेंगे हम, चलो दे देंगे फिर तुम्हें। मना भी किया था अम्मी ने, बर्लिन ना जाओ। इसके बाद मैंने कमाई इनकम फ्रॉम कैपिटल में। लोअर में तो नहीं कमाई, पेरिस में कमाई। तो ये कौन सी इनकम है फिर? ये कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन। कौन सा? कितने? ये क्या कर रही है, इधर देख लेना ऊपर, सीए तो ऊपर हो रहा है। तो कितने हेड्स हो गए बता दें अभी तक? कितने हेड्स हो गए? दीवाने हैं, मस्ताने हैं, कहां से आए हुए हैं। एक लाहौर में बिजनेस है, एक पेरिस और बर्लिन में बिजनेस है, और पेरिस में जाके शेयर बेच रहे हैं। मुंह चुक के बैठे होते हैं, सवाल जवाब भी सही नहीं देते। भाई ये इनकम 27 नहीं है, ये इनकम 30 है, क्योंकि इसमें टैक्स है। जैसे सैलरी सरासिफ को मिले 1 लाख माइनस 5,000, 95,000, तो न्यूमेरिकल में 1 लाख हेड होगी, न्यूमेरिकल में 1 लाख हेड होगी। इसी तरह कभी आपको जो है वो डिविडेंड मिले 1 लाख के बजाय 85,000, तो जब न्यूमेरिकल के फेस पे अर्न होगा तो वो 1 लाख ही ऐड होगा। तो ये धोखा है 27। मौका आपके पास ये है कि इस धोखे में ये मौका रिवर्स करें और फिर मेन फिगर निकालें 30। तो ये फिगर 27 सही नहीं है, इंशाल्लाह इसको हम 30 से लेके चलेंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं पुराने सालों के। पेरिस में कोई हमने पंगे पुंगे लिए थे, उधर लॉस आए थे, कैपिटल बिजनेस के लॉसेज आए थे, और फिर पेरिस के अंदर हमें कैपिटल लॉस आया था। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर पेड बाय असलम इन बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। Following amounts paid in Berlin have been charged to Lahore. आपने सैलरियां और किराया दिया बर्लिन में, सैलरी दी आपने जॉन को, और किराए पे आपने दुकान ली हुई थी सिम्पसन की। तो आपने जॉन और सिम्पसन को सैलरी और किराया दिया और माइनस कर दिया लाहौर के प्रॉफिट में से। कहां माइनस होना चाहिए था? बर्लिन में। कहां हो गया? तो इट इज ए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इसको सही कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है, तो बचपन से यही तो सही कर रहे हैं। चलें जी, स्टेप 1, वर्किंग 1। स्टेप 1,
भाई मार्कर लाओ, काला मार्कर लाओ। अच्छा जी, माय डियर, लाहौर की फिगर में मसला है और बर्लिन की फिगर में मसला है। लाहौर की गलत फिगर बोले तो 29 और बर्लिन की गलत फिगर बोले तो 15। सैलरियां और रेंट कहां चार्ज हो गए हैं? लाहौर। कहां चार्ज होने चाहिए थे? तो खर्चे, प्रॉफिट्स या लॉसेस को नेगेटिव साइन में डालेंगे ना। खर्चे रिकॉर्ड करने लगे हैं या खुशी रिकॉर्ड करने लगे हैं? प्रॉफिट हो या लॉस हो, खर्चा क्या होना चाहिए? माइनस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऊपर पड़ा हुआ, खर्चा क्या होना चाहिए? हैव बीन चार्ज टू लाहौर। कहां चार्ज होना चाहिए था? तो कर दो बर्लिन में। तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। खैर है, कोई मसला नहीं। समीउल्लाह आ गया मार्कर लेके, इसमें क्या मसला है? और कहां नहीं चार्ज होना चाहिए था, वहां एड बैक कर दें। ये क्या है? सैलरी। ये क्या है? यहां रिवर्स कर दें, यहां रिकॉर्ड कर दें। तो प्लस क्या बोला? यहां रिवर्स कर दें और यहां रिकॉर्ड कर दें। चलें जी, स्टेप 2 में या वर्किंग 2 में मैं लाइक पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 फॉर्मेट पे लाने लगा हूं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 की तरह इसको फॉर्मेट पे लाने लगा हूं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 में सिर्फ 3 कॉलम डले हुए थे। पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 में 3 कॉलम डले हुए थे। इनकम, करंट ईयर, टैक्स जो उस पे किया, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ने लिखा हुआ, उसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का लॉस लिखना चाहिए था, गलती से शायद वो लिख गया आज के सवाल में। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यानी जो पिछले सालों के लॉसेस आए हुए हैं, या कैरी फॉरवर्ड करके लाया, बस इस तरह वो कहना चाह रहा है। ये 3 कॉलम डले हुए हैं क्वेश्चन 9 में। इस फॉर्मेट पे मैं लाना चाह रहा हूं, तो मैं डेटे को जरा सिंपल कर रहा हूं। मैं डेटे को सिंपल कर रहा हूं। अच्छा, डेटे को सिंपल करने से पहले मुझे बताएं कि पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 के अंदर, मैंने आपको कहा था करके आना होमवर्क में, पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 के अंदर हमारी कितनी इनकम्स थी? 4। ये 4 फॉरेन थी और एक पाकिस्तान सोर्स थी। और आज के सवाल में ये कौन सी है? पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। ये कौन सी है? फॉरेन सोर्स बिजनेस। ये दोनों फॉरेन सोर्स बिजनेस हैं। ये कौन सी है? फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनकम्स ही आज कितनी है? 3। तो 3 इनकम्स यहां लिख लेते हैं। बताएं जी, जो मैं लाहौर में बिजनेस कर रहा हूं उसका नाम क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो मैं पेरिस और बर्लिन में कर रहा हूं, जैसे कल दुबई और तेहरान में कर रहा था, उसका नाम। अभी क्वेश्चन का डेटा बेहतर कर रहे हैं या न्यूमेरिकल का फेस बनाना शुरू कर दिया है? क्वेश्चन का डेटा बेहतर कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने कैपिटल गेन कमाया है। वो कहां कमाया है? पेरिस में। तो अल्लाह का शुक्र है, पास पेपर क्वेश्चन 9 में 4 जमा 1 5 इनकम्स थी। हमारे सवाल में सिर्फ 3 इनकम्स हैं। चलें जी, नोट करें। पानी,
डन? एनी क्वेश्चन? चन डन? क्वेश्चन डन? ओके, इधर आ जाए आप भाई, इधर देखें भाई, देखिएगा फिर बाद में पूछते हैं ये क्या हुआ था। इसको इग्नोर कर दें, मेरे ख्याल से इसको कर दें 41 और इसको मैं कर दूं 20। आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बस फिर उधर ही ले जाता हूं मैं। और ये 27 नहीं है, ये असल में 30 है। असल में एक लाइन ना, इसकी ये इनकम और टैक्स अलग नजर आ रहा था, इसकी इनकम 30 है, नीचे टैक्स अलग से नजर आना चाहिए था 3 का। सही है? तो करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर लें। ये तो डेटा अब कट गया ना, क्योंकि इसकी बेस पे हमने फिगर सही कर ली। तो इसको काट के 41 कर लें, इसको काट के 27 कर लें, और ये मिला कितना 27, लेकिन कमाया कितना 30। अच्छा जी, आप बता दें माय डियर, व्हाट इज दिस? पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। व्हाट इज दिस? फॉरेन सोर्स बिजनेस। व्हाट इज दिस? फॉरेन सोर्स। पहले इनकम्स को उठा लें, फिर इनके टैक्सेस को भी मैं उठा लूंगा। 1 बाय 1 चलें, पहले इनकम्स को उठाएं। इनकम्स उठो, किधर है वो काला जो लाया था बोझे में? सॉरी, दैट वाज इन पॉकेट। इनकम 41, 40 माइनस 27। डेटे को सिंप्लीफाई करें। 40 माइनस, अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट आ गया। और इधर पेरिस में 30। चलें जी, नोट कर लें। और अब अल्लाह का शुक्र है, अब आप तीनों के टैक्सेस भी उठा सकते हैं, वो आप खुद उठा लें। क्यों नहीं? बस अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, टैक्सेस बताएं जी। आमतौर पे वो कंट्रीज पे सही निकालती हैं अपने, हम अपने रूल्स के मुताबिक 10, 5, 3 और 3। अब ऐसा करें कि 10 कौन सा टैक्स है जो पाकिस्तान में दिया, ये बाहर के बिजनेस में दिया, इनको इकट्ठा करेंगे, और ये बाहर के कैपिटल गेन पे दिया। 10, 8 और 3। 10, 8 और 3। तो बता दें जी, बाहर पाकिस्तान में कितना टैक्स दिया? 10। बाहर के मुल्क में 5 + 3। अब अगर पुराने लॉसेस नहीं है तो फिर तो इन तीनों को जमा कर दें, न्यूमेरिकल खत्म। 41 + 13 + 30 को फेस पे जमा करें, न्यूमेरिकल खत्म। अगर पुराने लॉसेस, और जहां जिसके पुराने लॉसेस हैं उनकी इनकम्स को हम थोड़ा अंदर करके लिख देंगे फेस पे। जी, पुराने लॉसेस बिजनेस के भी हैं, और पेरिस को अब छोड़ें, हमने कौन सा जाना है वहां, ये तो बिजनेस का लॉस है ना बस। 55, तो 55 क्या आ गया? फॉरेन लॉस। 55 क्या आ गया? फॉरेन लॉस। और ये नेगेटिव लिखना लिख लें, वो आपकी मर्जी है, बस ये ऊपर मैंने लॉस का लफ्ज लिखा हुआ है। अब जी मुझे बताएं, व्हेन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग
मिस्टर असलम, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स, इनको अलग अलग रखेंगे। उस दिन हमने कहा था पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलिफ बे कहा था उस दिन क्वेश्चन 9 में, पता नहीं थोड़ी थोड़ी सी बातें आ रही हैं, मतलब नहीं कहा था, नहीं कहा होगा, ये इस तरह की बातों से लगता है कि नहीं कहा था। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम को कहते हैं अलिफ, कहा था मेरे ख्याल से, और फॉरेन सोर्स कहा था, नहीं कहा था, कहा था नहीं कहा था, ठीक है। और फॉरेन सोर्स इनकम को कहते हैं बा, बोलें बा, और पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलिफ। अच्छा, अलिफ को बा से नेट नहीं करना, बा को अलिफ से नेट नहीं करना, वरना वो आपको नेट कर देगा। अब पाकिस्तान का तो कोई पुराना लॉस है ही नहीं, पाकिस्तान के बिजनेस के पुराने 6 साल के लॉसेस माइनस हो सकते थे, लेकिन है ही नहीं। बेटा इधर आना, अब नहीं, ओए डन। सर ये ऐसा ना करें, हमें फीलिंग फेसी की आ रही है, हमें फेस देखने की आदत है, वो तो इधर होता था थोड़ा सा। चलें कोई नहीं बेटा, कभी कभी ऐसे भी होता है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि फॉरेन इनकम्स को आपने पकड़ने, यहां आपने फेंक देना 13 और 30 को, और इस साल के अगर किसी और हेड का फॉरेन लॉस है तो उस लॉस को पकड़ने और उस लॉस को पकड़ के यहां फेंकना है। दोबारा देखिएगा, अगर मेरा अदर सोर्स में बाहर के मुल्क में लॉस होता तो मैं 13-30 को इधर फेंकता। हर फॉरेन लॉस करंट ईयर में माइनस नहीं हो सकता, बल्कि अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये पढ़ा था हमने, ये फॉरेन लॉसेस में तो कोई घुमाइयां फिराइयां है ही नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली उसमें है ही नहीं, उसमें तो छू छी है, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं। इनकम्स आ जाए उत्ते फेंको, लॉसेस आ जाए थल्ले फेंको, चलो बारो बार, उसमें तो ये सीन है। तो अब अल्लाह का शुक्र है फॉरेन लॉस तो कोई है नहीं, लेकिन अब इन दोनों को अगर छू कर दें और छू करके साइड पे हो जाए तो एक मसला हो जाएगा कि फिर इनके भाइयों में नहीं तो माइनस होने। तो मैंने कहा छू करें लेकिन थोड़ा अंदर बुला लें। 13 को थोड़ा सा इधर बुलाएं और इसमें से पोच पिंजा माइनस करें, और 30 को 30 का थोड़ा सा अंदर बुलाएं और इसमें से 6 माइनस करें। बस ये था। ये क्या है? इनकम ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन से, चपेट दोबारा ना लिखवाई, एग्जामिनर कहेगा पागल हो गया, फिर एग्जामिनर कहेगा चल एक दफा मैं भी लिख देता हूं। लिखा हुआ है ऊपर फॉरेन सोर्स इनकम। यार 3 मुझे लग रहा है तो 1 को खाने लगा है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। 42 कौन है 42 वाला? ये क्या? पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे। कैरी फॉरवर्ड कर लें, इस कैरी फॉरवर्ड को ना इधर लिखें एंड पे, क्योंकि ऊपर अभी टैक्स आना है, इधर अभी टैक्स भी निकालना है। कैरी फॉरवर्ड कर लें लॉस, कौन सा? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। 13 माइनस 55 42। इनकम फ्रॉम लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। कुछ उधर नहीं लेके जाना, कुछ छोड़े। टोटल का मेरे लिए 65 मिलियन, और 10 मिलियन से ज्यादा है, सारे चार्ज भी डालना पड़ेगा। चलें जी, यहां तक नोट कर लें। रशीद शुगल ही सी न्यूमेरिकल, टाइम ही ज़ाया होता है, आसान न्यूमेरिकल आ गया। कभी पेपर में बैठ के आप देना तो आपको पता चले
ये जो 2022 में जिन्होंने FR2 पढ़ा था और 2024 में इन लोगों की बात ना किया करें मेरे से। आप कभी पेपर में जाएं जरा, मैं आपके सामने लोग हैं, धड़ाधड़ लाइन लगी हुई है सीए करने वालों की। पेपर ऐसे ना किया करें। फर्मों वाले कुछ और कह रहे हैं, कहते हैं 100 150 बच्चा लाइन में लगा हुआ है पहली अटेम्प्ट में, 3 4 अटेम्प्टों में कैफ करके आ रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर निकाल के फर्मों वाले कह रहे हैं लाइनें लगी हैं, इधर बच्चे कह रहे हैं पास नहीं है। कहाँ से बच्चे आते हैं, इन लोगों के पास ना बैठा करें, जैसी बातें करें। आप अपनी पढ़ाई करें, इंसान ही हैं आप तरह के, ऐसी हवा बनाया हुआ चीज़ों को, पढ़ते पढ़ते खुद कुछ नहीं। जो लोग नहीं पढ़, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात सबके सामने कैसे कर सकता हूँ, मेरी ये मजाल जी। 65 मिलियन को जाके टेबल 1 में देखें। 1610 आंडा 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 ऑफ सिर्फ 9 लाख, मैं नहीं मानता। हाँ जी, ओ तेरी खैर असलम, बड़ी गेम पाई है तू। 28.34 सर चार्ज भी डालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन, बिकॉज इट इज रुपीज इन मालियन, रुपीज इन मालियन। सर चार्ज पता है ना क्या, या भूल गया हुआ है, भूल गया हुआ है। जिस बंदे की इनकम साल की 10 मिलियन से ज्यादा होती है उसके सर पे गवर्नमेंट चार्ज लगाती है 2 और 2.8 कर दें इसको। क्या? हाँ तो फिर अच्छा तो बोले ना, आप लोग बोले, मैं तो इसी तरह बोलूंगा, आप लोग बोले। 28.3 नहीं आएगा जी, बिल्कुल यही आएगा। हाँ जी, नहीं आ रहा। और इस पे सरचार्ज लगाएं 2.8। अब मैं कह रहा हूं पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज करें। 100 लेक्चर से ऊपर हो गए हैं, अभी तक बच्चों को टैक्स कैलकुलेशन में मसला आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे में मसला है, शायद इनमें तो मसला नहीं होगा। अच्छा जी, यहां तक हो गया आप लोगों का 31.1। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट देने, अब क्या देने, फॉरेन टैक्स क्रेडिट देने। अब आप लोगों ने ना ये दरमियान वाला कॉलम देखना है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में कोई टैक्स टुक्स दे दिया होता है ना, ये सिर्फ एंड पे माइनस होना होता है, ये एंड पे माइनस होना होता है, इसका फॉरेन टैक्स रेट मिलेगा। क्या कहीं सवाल में लिखा हुआ है असलम 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, इस साल आ गया तो इसकी फॉरेन इनकम्स माफ कर दें? क्या कहीं सवाल में लिखा हुआ है असलम पाकिस्तान में नौकरी करने आया हुआ है और 3 साल से इसका कम स्टे है? ऐसी लाइनें तो कहीं नहीं लिखी हुई। तो ये 2-3 ही प्रोविजंस थी जहां से पता चलता था फॉरेन इनकम माफ है। और अगर फॉरेन इनकम माफ नहीं है तो फिर टैक्सेबल है। टैक्सेबल है, इसको इनकम में डालें, इनकम में डाल के इसके टैक्स क्रेडिट्स दें, जैसे कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया में किया था, जैसे पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 में किया था। बस ये करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा जी, लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वैसे सर ने तुझे कहा था क्वेश्चन 9 करा था ना, तो आज अभी तू बड़ा खुश बैठा होता। फॉरेन टैक्स क्रेडिट आसान है सवाल। फॉरेन टैक्स क्रेडिट बोले जी, किसके ऊपर निकालें पहले? यार इनकम हम बिजनेस में निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब ये इनकम जीरो है तो अब आप कर लें यार, कर लें, टाइम जाया कर लें, टाइम जाया। इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्जामिनर भी हंस रहा होगा, बेगम को अपनी बुला के हंसेगा उसके साथ बैठ के। चल मलका हंसे। ये देख बोंगे ने क्या किया, 31.1 अगर टैक्स बन रहा है 65 पे, तो मेरे तल तो लेतर बताओ जीरो पे कितना बनेगा? जीरो। डन, चलें आगे। चलो अस्तगफुरुल्लाह, इसको कंपनी को जमा, मैं बहुत मारने इसको मैंने। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसके ऊपर?
इनकम फ्रॉम मैं आज जाऊंगा, मैं कमरे का दरवाजा बंद कर लूंगा, अब मैं पढ़ने लग गया हूँ। अब मैंने मोबाइल को भी फ्लाइट मोड पे लगा देना है, मार्च में मैंने इसे खोलना है, फिर मैं जा रहा हूँ। सर मुझे रोक ले, मैं जाओ पढ़ो, इस महीने नहीं पढ़ना और कब पढ़ना है? एक्चुअल कितना 31.1 और थल्ले हो चपेड़ 31.1 अगर 60 तो मेरे तल तो लेकर बताओ 24 पे कितना है 11.5 तल तो लेकर तोल्द और नॉट तोल्द बता दिया। लोअर को बाहर लाएं, कोई बोंगा ऐसा तो नहीं पैदा हो गया कि इसका डिफरेंस भी कैरी फॉरवर्ड करता हो, माइनस करने को दिल जितना चाह रहा था इतना हो, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। कुछ चढ़ जाता है ना कभी कभी सेल्स टैक्स, फिर इस तरह की बातें करते हैं लोग, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड का चक्कर नहीं है। नहीं बिताना तो जेन में डाल दिया है उन्होंने, अजीब ऐसे। अच्छा जी, अब बोले जवाब कितना आया 28.1। अच्छा, फॉरेन टैक्स रेट लोअर ऑफ करके माइनस करते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अगर कोई टैक्स ले लिया तो उसको एज इट इज उठा के माइनस कर लें। पुत्र इधर आ, नहीं आना अब्बा जी, लेस। इसको हम बिजनेस के चैप्टर में लिखते होते थे एडवांस टैक्स पेड, यानी एडवांस में हुकूमत पाकिस्तान को आप इतना दे चुके हैं, ये तो माइनस कर लें बस। और ये वाला टैक्स ऐसा है पाकिस्तान वाला, सुन ले आज, दीवारों तुम भी सुन लो, छतों तुम भी सुन लो, व्हाइट बोर्ड तुम भी सुन लो, कपड़ों तुम भी सुन लो, ये टैक्स ऐसा है कि अगर ये नेगेटिव आ जाए तो रिफंड भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। जी अगर इनको नेगेटिव करें तो ये नेगेटिव नहीं आना, ये जीरो होगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड बैक। अगर ये वाले नेगेटिव ज्यादा आ जाए तो ये जीरो लिखेंगे आप पेपर में, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपने कोई एडवांस टैक्स ज्यादा दे दिया है तो कोई मसला नहीं है, रिफंड भी हो सकता है। अगर ये 28 के बाद ये 29 होता तो नेगेटिव आता नीचे जवाब, उसको नेगेटिव ही लिखते। लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ को 18.1 जमा कराएं, पेएबल टू हुकूमत। So that was question number 11. You can take a pic of it. ये वैसे अच्छा है, इनको 150 पे जो बुला लेते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा ऐसे हल्का फुल्का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, से सही हो गया? ओके, लाइन रहेगी, लाइन दोबारा पा दो। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस। सही नहीं था? अच्छा था ना सवाल, मजे का था ना? घर जाके आप 9/11 दोबारा करेंगे, 9/11 दोबारा करेंगे या खाली 11 करेंगे? 9/11 दोबारा करेंगे, 9/11 ही कर लीजिएगा होमवर्क में दोनों। चलिए कैमरा इधर ले आओ, कैमरा इधर ले आओ। और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इस खुशी में हम अपनी बॉल पॉइंट उछालेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, लेट्स उछाल योर बॉल पॉइंट एज वेल। ओके, जिथे दी खाउती औथे आन खलाउती। come back on chapter 15. An assessment order can be amended. अच्छा माय डियर, इसमें ये देखिएगा, ख्वाब भी आ जाता होता है कभी कभी, इतना ज्यादा ना चढ़ाया करें दिमाग पे। अब मुझे ये बताएं कि कल मैंने आपको लिखवाया था, यहां पे मैंने लिखवाया था ऑडिट शुरू है, या यहां पे लिखवाया था? 18 में लिखवाया था, 19 में? 19 में क्या शुरू हुआ? ऑडिट। ऑडिट के बाद शो कॉज नोटिस। तो माय डियर, अब ना
एक मैं आपको सेक्शन पढ़ाने लगा हूं जो मैंने आपको सेल्स टैक्स में पढ़ाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है पढ़ाना पड़ता है, वो तो आपको याद नहीं होता क्या पढ़ाया हुआ है। तो मैं अब आपको एक सेक्शन पढ़ाने लगा हूं जो सेल्स टैक्स में पढ़ाया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि थैंक यू, उसमें लिखा हुआ है कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं हो सकता जब तक के शो कॉज नोटिस इशू ना हो जाए। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं होता जब तक के शो कॉज नोटिस इशू ना हो जाए। कुत्ते तुम काटा ना करो जब तक के भौंका ना करो, ठीक है कुत्ते? लेट मी थिंक। तो बोले कुत्ते तुम काटा ना करो जब तक, सॉरी ना बोलिएगा, मैं ही बोल देता हूं, कुत्ते तुम काटा ना करो जब तक के भौंका ना करो। अच्छा, सिमिलरली अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर तब तक नहीं हो सकता जब तक के शो कॉज नोटिस इशू नहीं हो सकता। सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स बट दिस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेबस, व्हाट कैन आई डू। ओके, अच्छा भाई, अब हमारा जो रह गया ना, बस एक पॉइंट रह गया, ये कल हमने करना है, डेट इज पॉइंट 4, ठीक है? ये इंशाल्लाह हम करेंगे कि एक दफ़ा अमेंड हो गया, फर्दर हो सकता है या नहीं। बाकी ये सेक्शन मेरी तरफ से ख़त्म है, ये आप ज़रा पढ़ लें। पॉइंट नंबर 9, ये सारा से उसने सेल्स टैक्स से उठाया हुआ है, मैं आपको जाके दिखा भी देता हूं, पहले फिलहाल पढ़ लें ज़रा। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, लेकिन शर्त क्या है? इफ टैक्सपेयर हैज बीन गिवन इन, इस अपॉर्चुनिटी का नाम लिखें, शो कॉज नोटिस होता है। अच्छा माय डियर, इस डायग्राम में जरा मुझे ये समझाएं, बोलें। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, आगे बोलें क्या लिखा हुआ था? इफ, अब नई बात, इफ टैक्सपेयर हैज बीन प्रोवाइडेड विद इन, इसका मतलब ये है, बोले एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड if taxpayer has been given an opportunity of being heard। अब सारे सुन लें, इधर से इसके दरमियान कोई हमने 5 साल गिने हैं, वो बहस अलग है। छोटा सा करके इधर से इसके दरमियान 180 दिन है। कोई जगह ढूंढे, ये डायग्राम अगर साथ वाले ने बनाई हुई है ना, तो इधर से इधर के दरमियान कितने दिन है? 180। मुझे नहीं याद सेल्स टैक्स में कितने दिन थे, वो मैं खोल के देख लूंगा कल। 120 भाई कह रहे हैं, तो बता दें जी। वो करने के बाद कट कट कितनी देर में हो सकता है? 180 सेकंड में, 180 दिन में। ये तो वैसे अखीर ही है कि 1 जनवरी को उसने वो किया और फिर 180 दिन के अंदर आगे किसी दिन कट करके चला जाएगा। चलें खैर है, ये कौन सा डॉगी वाला सीन है? My dear, amended assessment order shall be issued within, नहीं 180 डेज कहां से? ऑफ इश्यूएंस ऑफ, समझ आ गया? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन 180 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज। अच्छा, पहले क्या लिखा था? पहले उसने कहा था अमेंडमेंट हो नहीं सकती जब तक के शो कॉज नोटिस भेज ना दो। पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि जब भेज दो तो फिर अमेंडमेंट कितने अरसे में कर दो? तो बटने और काटने में कितना टाइम होना चाहिए? सॉरी, यही तो एक ही गल हो गई। बार्किंग में और बाइटिंग में कितना टाइम है मैक्सिमम? और इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द कॉमी मे अलाउ, या अगर कमिश्नर अलाउ कर दे तो फिर द एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड द प्रोविजंस शैल बी एप्लीकेबल टू अ शो कॉज नोटिस इशूड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021। ये लाइन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं ये 1 जुलाई 2021 के बाद रूल आया, उससे पहले कहते हैं हमारे लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं था। तो ये 1 जुलाई 2021 नहीं गुजरा, 2-3 साल पहले, जब आप लोग एफएससी में थे, मैट्रिक में थे, एफएससी में थे, मैट्रिक में थे। भाई कह रहे मैं तो 8th कर रहा था उस वक्त, फिर डायरेक्ट आ गया हूँ सीए में। तो स्कूल वालों ने कहा इसको इधर ही ले लो। अच्छा, मुझे हाथ खड़ा करके बताइएगा, मैं आपका हाथ ले नहीं जाऊंगा कहीं, मुझे हाथ खड़ा करके बताइएगा ये टाइम लिमिट किसको दी जा रही है? टैक्स पेयर को। छोटे पानी का टैंक लिया,
केड़े पिंडू आए हो भाई? किसने बार्किंग करनी है, किसने बाइटिंग करनी है? अपने आप को ही बार्किंग किए जा रहा है। ये 180 दिन माय डियर, रिटर्न सिर्फ एक टाइम लिमिट टैक्स पेयर के लिए है। वो टाइम लिमिट जो है वो 3 महीने रिटर्न फाइल करने के लिए, कि 30 जून है तो 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दो। बाकी ये 5 साल जो पड़े हैं ये भी किसके लिए हैं? कमिश्नर के लिए। और ये जो 180 दिन है, मुझे बताएं किसने शो का नोटिस भेजा है? कौमी ने। तो किसने अमेंडमेंट करनी है? तो कौन करे कितने दिनों में? कहां से आए हैं लोग? अच्छा जी, अब माय डियर कूल डाउन। तो मेरे अपने जज्बात थे आपसे शेयर हो गए, तो आज जाके मैं खूब रहूंगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये भी वहां पढ़ा था कि कमिश्नर के पास ना अब सिर्फ 180 दिन है, तो कमिश्नर को टेंशन पड़ी होती है कि 180 दिनों में ये कर दे, लेकिन फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज। अगर आप कोर्ट से जाके ना स्टे ऑर्डर ले आए कोर्ट से कि यार शो कॉज नोटिस मुझे आ गया हुआ है, तो टैक्स पेयर कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले कि यार शो कॉज नोटिस आ गया मुझे, लेकिन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर ना भेजें, जैसे स्टे कर दें, जरा काम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल, बड़ा मेंटली और परेशान हूँ, ये भी आया रहता है, तो प्लीज जरा मुझे थोड़ा रिलैक्स कर दें। या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग मींस किसी और के पास आप मसला हल कराने चलेंगे, ये डिटेल से पढ़ेंगे हम एडीआरसी, तकरीबन 8-10 सफ़ों के बाद आ रहा है। एडीआरसी का अगर मसला आ गया है तो भी आप होल्ड कर लें, कोई मसला नहीं। एग्रीड असेसमेंट प्रोसीडिंग तो 122 के डी में हम पढ़ेंगे, ये तो लफ्ज भी आपको याद नहीं रहना। एग्रीड असेसमेंट, एग्रीड असेसमेंट ये मुकमुका होता है। कमिश्नर के साथ बैठ के हम कहते हैं यार डॉगी के साथ, यार तो थोड़ा बता यार, ये वाला इधर से काट ले, थोड़ा सा इधर से कर ले यार। एग्रीड असेसमेंट। अब ये तो पूरा प्लान था ना, इसको खत्म कर। एडजॉर्नमेंट बाय पिटिशनर नॉट एक्सीडिंग, छुट्टी बाय टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। टैक्स पेयर तो छुट्टी ले ही सकता है। टैक्स पेयर के यार आई एम बिजी, मैं तो थोड़ा सा ज़रा जाना था, मैं हज की एप्लीकेशन दी हुई है माजरत, में तो हज पे जाना था, तो प्लीज़ 60 दिनों की या 15-20 दिनों की मैं छुट्टी दे दो माजरत यार, ये दिन बीच में फिर काउंट ना करना। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। खैर, तो बताएं किन 4 सूरतों में कमिश्नर को रिलैक्सेशन है? भाई ये तो कौमी के लिए रिलैक्सेशन है ना, कौमी काउंटडाउन नहीं किया करेगा, कौमी 180 दिनों में ये दिन काउंट नहीं करेगा। कौन कौन से दिन? कौमी के ऊपर प्रेशर क्या है? 180 दिन के अंदर काटे। अब इस 180 दिन में कौन से दिन काउंट नहीं किए जाएंगे? ज़बानी याद करें। स्टे ऑर्डर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एग्रीड असेसमेंट कुछ होगा, एंड छुट्टी बाय टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग shall be excluded from computing above days। और आखिरी बात आज की, हमने डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होती है, यानी टैक्स पेयर के बारे में क्या आपको पता चलेगा तो आप उसके खिलाफ इतना कुछ करेंगे। ये तो आसान है यार, इंट्रो की क्लास वाली बातें हैं। उसने सेल और परचेज की और आपको पता चल गया कि उसने आपको नहीं बताई, उसको कोई पैसे आए सर्विसेज देके, वो उसने आपको नहीं बताए, और कोई भी पैसे आए जिस पर टैक्स लगना था। देखें इधर, खरीदा, रखा या बेचा, कोई भी पैसे, कोई भी एसेट, कोई भी कीमती चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट और कोई भी खर्चा जो आपने किया है, इन सब के बारे में अगर कमिश्नर को पता चल जाए तो इस सब का नाम माय डियर क्या है? डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ये तो इंट्रो की क्लास वाली बातें हैं, याद करें। सेल परचेज, रिसीट्स, अदर रिसीट्स, खरीदा, रखा, बेचा, इनमें से किसी चीज को, ये सारी क्या है? डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब मोहतरम अटेंटिव हो जाए जरा और तसल्ली से पूरे सेक्शन की थीम सुन लीजिएगा। प्लीज, सेक्शन 122 होने लगे। अगर ऑडिट की वजह से या पक्की खबर पता चलने की वजह से, कई दफा अखबार में आता है सेठ साहब ने जो है वो जेवर बेच दिया है, तो टैक्स वाले कहते हैं हमें तो पता नहीं था इसके पास पड़ा भी हुआ है या नहीं। बोलें अगर ऑडिट की वजह से या पक्की खबर की वजह से पता चल जाए कि ये मसले हुए हैं या ये मसले हुए हैं, तो एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड।
असल में तो रिटर्न अमेंड हो रही है, लेकिन रिटर्न का नाम एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर पड़ गया हुआ है, तो रिटर्न कैन बी अमेंडेड। ये असल थीम है आज की जो मेन है। तो रिटर्न कैन बी अमेंडेड, लेकिन रिटर्न का नाम क्या है? अब समझ आ गई बात, समझ आ गई? अगर ये पंगे आप करें तो रिटर्न कैन बी अमेंडेड, बट रिटर्न की जगह क्या लफ्ज़ है? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। आपने कहा कौन कौन सा असेसमेंट ऑर्डर बदला जाएगा? उसने कहा 120-21 वाला दोनों, बेस्ट जजमेंट वाला भी बदल सकता हूं मैं। ठीक है यार, बदल दो। मैंने कहा कितने अरसे तक? 15 साल तक, 20 साल तक, कब तक बदलोगे? कहते हैं वो 5 साल तक, लेकिन गिनने तुमने यहां से शुरू करने। ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात थी। आपने रिटर्न जमा कराई एज्यूम्ड असेसमेंट, आपने दोबारा रिटर्न जमा कराई अमेंडेड असेसमेंट, बस। और आखिरी बात सेक्शन में क्या लिखी हुई थी? आखिरी बात सेक्शन में यह लिखी हुई थी कि शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद अमेंडमेंट हो सकती है। और अगली बात यह लिखी हुई थी कि जब शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है तो उसके बाद कितने अरसे में अमेंडमेंट कर दें, और अगर ये 4 मसले हो गए तो 180 डेज गिनना रोक दें। कल इंशाल्लाह सारा 120, 21, 22 दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे। कल भी इंशाल्लाह 15 मिनट शुरू में जाया करेंगे। तो मेरे भाई एक एक सफा कराया जा रहा है, खुदा के लिए साथ साथ याद करें, और दूसरी क्लास में तैयार होके आइएगा, नए कपड़े पहन के आइएगा, नए कपड़े। ये हाइब्रिड में क्या बांटा जा रहा है? जल्दी बांटें जो भी करना है, तो क्लास चल रही थी अभी। तो करें भाई, उठें। दो 2 बस पे नहीं, एक 50 पे कहा था मैंने, एक 55 कर लो चलो।